नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त तो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एचपीजेड टोकन ऐप धोखाधड़ी मामले को लेकर के सीबीआई का शिकंजा कसना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सीबीआई ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऐप आधारित फ्रॉड मामले में एक्शन। राजस्थान समेत 30 जगहों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। जोधपुर, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में सीबीआई की छापेमारी। करीब 10 राज्यों में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। जांच के दौरान करीब 150 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और उससे संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश के 10 राज्यों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया और खास तौर पर मुंबई, राजधानी दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के जोधपुर इलाके में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में सीबीआई के द्वारा कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। सीबीआई ने एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी फर्जी निवेश योजना के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर तलाशी ली है, जिसमें पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड समेत अलग अलग दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई का आरोप है कि इस योजना में जनता को निवेश के नाम पर गुमराह किया गया है। सीबीआई को आरोपियों से संबंधित 150 बैंक खातों का पता चला है। जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश के दौरान में एचपीजेड टोकन मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी मिली। इसके साथ साथ सीगू टेक्नोलॉजी और लिलियन टेक्नो कैब नाम के जो कंपनी है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद इस मामले में पता चला कि ये पिछले काफी समय से इस मोबाइल एप्लीकेशन और उससे संबंधित 2 जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके द्वारा एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि 2 निजी कंपनियां जिसमें शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नो कैब प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के तहत और आपराधिक साजिश रचने के अलावा धारा 66 प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई का कहना है कि एचपीजेड टोकन मोबाइल ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है। आरोप है कि लोगों को भारी रिटर्न के बहाने एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश का लालच दिया गया। आरोप है कि पैसा इकट्ठा करने के मकसद से इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई के मुताबिक शुरुआत में विश्वास बनाने के लिए फंड का भुगतान किया जाता था। काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और इसके साथ ही इस मामले में काफी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया गया है। जल्द ही इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और जल्द ही इस मामले में प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी कि सीजीईपीटी का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों के पास से मोबाइल और एक कार जब्त की गई है। जानकारियों की माने तो आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए तक लेते थे। सीजीईपीटी परीक्षा में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। 10 से 15 लाख रुपए लेकर करते थे पेपर सॉल्व। पुलिस की गिरफ्त में कैद ये वही 6 आरोपी हैं जिन पर कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का आरोप है। पुलिस की माने तो सभी आरोपी पेपर से ठीक पहले 19 अप्रैल को कोटा आए और उसके बाद कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया।
किराए की कंप्यूटर लैब से ही पेपर को सॉल्व करने के गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर पास कराने के लिए आरोपी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थी के कंप्यूटर को हैक करके उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। कंप्यूटर को हैक करने के लिए रिमोट एक्सेस ऐप, रिलेवेंस व्यूअर और एनी डेस्क व्यूअर का इस्तेमाल किया गया। 23 अप्रैल को SHO विज्ञान नगर को जरिए मुखबिर एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग राजरानी टावर के आसपास घूम रहे हैं जो पेपर लीक गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। तो उनको जाके वहाँ जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करी गई तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था, नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में तो कुछ पेपर्स नज़र आते हैं और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में, और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। कोटा में कितने अभ्यर्थी इसके झांसे में आए, इसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया जा चुका है। जांच के दायरे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक समेत कई लोग आ गए हैं। अभी ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मुकदमे में। अशोक, संदीप, प्रतीक, रणवीर, अशोक जाट और राहुल जाखड़, ये सभी लोग झुंझुनू और चूरू शेखावाटी इलाके के रहने वाले हैं और चिड़ावा में और आसपास के इलाकों में ये पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं वहाँ की कोचिंग में। तो इस तरह से ये लोग हैं। दरअसल कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी कि CGEPT की परीक्षा 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। जानकारों की माने तो मामले में गठित SIT की टीम दूसरे संदिग्ध युवकों की तलाश में हरियाणा समेत कई राज्यों में जाएगी। इस मुकदमा बहुत गंभीर है तो इसलिए एक SIT का गठन किया गया। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या बरामद करवाते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आता है। दरअसल मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने IT पार्क के पास 6 युवकों को घूमते हुए पकड़ा था। मोबाइल चेक करने पर इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र मिले। इसके बाद पूछताछ के दौरान इनका पेपर लीक में शामिल होना सामने आया था, जिसके बाद 29 अप्रैल को सभी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल लैब और सर्वर रूम में लगे कंप्यूटर को बतौर सबूत सील किया गया है। कॉल लॉग को पेन ड्राइव में लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में कोटा में पुलिस की गठित SIT जांच को अंजाम तक पहुंचाती है, ताकि इन जालसाजों के साथ इनके और इनके साथियों के चेहरे बेनकाब हो सके और ऐसे सभी चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। कल दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। कल सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। कमलजीत शेरावत के नामांकन में सीएम भजनलाल शर्मा कल शामिल होंगे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा, और इसे लेकर के बड़ी जानकारी। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत शेरावत हैं, उनके नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसे लेकर के वे दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों से भी सीएम दिल्ली में संवाद करेंगे। तो देश की राजधानी में मुख्यमंत्री का दौरा, और इसे लेकर बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के नामांकन में भी शामिल होंगे। तो वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर इस बार चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत तय मानकर के चल रही थी, पर आखिरी वक्त यहां पर बड़ा खेला हो गया। अब कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान कम है, तो वहीं बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए।
जयपुर ग्रामीण में क्या पलट गई बाजी? मतदान से एक दिन पहले ही हो गया खेला। जातियों की किलेबंदी में बीजेपी ने लगाई सेंध। तो क्या जीतते जीतते चुनाव हार गई कांग्रेस? बीजेपी के दिग्गज राव राजेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा। अनिल चोपड़ा ने आखिर तक राव राजेंद्र सिंह को चुनाव में कड़ी टक्कर भी दी, पर मतदान का कम प्रतिशत अब कांग्रेस के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। जयपुर ग्रामीण की जनता ने मतदान में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुल मतदान 56.70% रहा, जो 2019 के 67.08% के मुकाबले काफी कम रहा। इससे बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया है, 25 की 25 सीटें आना मुझे ऐसा लगता है संपूर्ण रूप से संभव है। कहीं भी कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। सबसे बड़ी इश्यूज क्या है जिन पे वोट कर रही जनता? जनता राष्ट्र हित में वोट करी, राष्ट्र की नीतियों को लेकर वोट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उनको लेकर वोट, चाहे वो JJM हो, चाहे वो नदी से नदी जोड़ने की बात हो, चाहे किसान की आय को दुगनी करनी हो, या किसान की व्यवस्था, किसान की खेती के तरीके और व्यवस्थाओं को और सुसज्जित करना हो, ये सारी चीजें उसके अंदर है। अब एक नजर डालते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर विधानसभावार मतदान के प्रतिशत पर। आमेर में 59.50% मतदान, तो झोटवाड़ा में 59.59%, फुलेरा में 59.30%, शाहपुरा 58.22%, विराटनगर 53.85%, तो बानसूर में 49.47%, जम और रामगढ़ 57.32%, तो वहीं कोटपुतली में 53.17% मतदान हुआ। इसी कम मतदान प्रतिशत में जीत और हार का आंकड़ा छिपा है। कांग्रेस को जिन वोटों से जीत की उम्मीद थी, उनका वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा। पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि जाट प्रत्याशी होने के कारण इस सीट की 5 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय से आने वाले अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करेंगे, पर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यादव वोट बैंक के कांग्रेस में शिफ्ट होने के पहले कयास लगाए जा रहे थे, मगर आखिर में यादवों का पलड़ा भी भाजपा के पक्ष में झुकने की खबर आई। सचिन पायलट समर्थित उम्मीदवार होने की वजह से अनिल चोपड़ा के पक्ष में गुर्जरों के बीच अनिल चोपड़ा की जनसभाएं तो बड़ी बड़ी हुई, पर कोटपुतली की गुर्जर बहुल सीट पर वोटिंग सिर्फ 53% हुई। मीना और SC मतदाताओं ने भी कांग्रेस के पक्ष में कोई ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान नहीं किया। उल्टा इन जातियों का झुकाव भी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ ही झुका हुआ नजर आया। तो कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने झोटवाड़ा और कोटपुतली में जमकर मेहनत करते हुए कांग्रेस की तय मानी जा रही जीत की संभावनाओं पर आखिर तक पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार को जीत का पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी और मेरा समर्थन किया। मैं कह सकता हूं पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण की जनता के साथ कुठाराघात किया, जयपुर ग्रामीण में विकास का कोई काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के तमाम मतदाता ने इस चुनाव में इसका जवाब दिया है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे जयपुर ग्रामीण के तमाम मतदाताओं का कि अपने इस भाई, अपने इस बेटे, नौजवान साथी का समर्थन किया। और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण हम बड़े अंतर से और एक बड़ी जीत के साथ हम जयपुर ग्रामीण जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस चुनाव को जीतने का काम कर रही है। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के पास सियासत का लंबा तजुर्बा था, तो दूसरी ओर अनिल चोपड़ा के पास युवा जोश। पर पहला चुनाव होने की वजह से अनिल चोपड़ा बूथ मैनेजमेंट में पिछड़ते दिखाई दिए। कांग्रेस जिस जातीय वोट बैंक को अपने पक्ष में मानकर जीत तय समझकर चल रही थी, उसकी मतदान के प्रति बेरुखी और कई जातियों के आखिर में पाला बदलने से कांग्रेस की मुश्किलें सीट पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस सीट पर उलटफेर की संभावनाओं से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं के बीच बीजेपी ने राम का नाम और मोदी सरकार की उपलब्धियों को खूब बुनाया है, तो कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि इस बार मोदी का जादू चल नहीं पाएगा और सत्ता विरोधी लहर उसे चुनाव में जीत जरूर दिला देगी। मगर दोनों ही पार्टियों के लिए मतदान का कम प्रतिशत चिंता की वजह बना हुआ है और जब तक ईवीएम से नतीजे बाहर नहीं आ जाते तब तक कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के इसी तरह दावे करते रहेंगे।
कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कचहरी रोड स्थित नाले के निर्माण में हो रही लापरवाही की शिकायत पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देवनानी ने कहा कि 2 से 2.5 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आज RSRDC के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ठेकेदार अगर लापरवाही करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो वासुदेव देवनानी ने अजमेर में कई जगहों का निरीक्षण किया है और साथ ही नाला निर्माण में ढिलाई बरतने पर अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई है। रोड के व्यापारियों ने मुझे बताया कि काफ़ी दिन से वो परेशान है। यहाँ पर नाला जिस समय एलिवेटर रोड बन रही थी उसके साथ साथ वो प्रोविज़न है कि नाला भी बने, लेकिन एलिवेटर रोड बन भी गई, ट्रैफिक भी चालू हो गया, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। जब बात आगे बढ़ी तो प्रशासन ने, प्रदेश ने, जिला प्रशासन ने इनको निर्देश दिए तो इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अभी भी बड़ी दर्दनाक बात है। और इसी बीच जोधपुर के फलोदी से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। करण सिंह उचाड़ा के खिलाफ फलोदी में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आ रही है। 16 नामजद और अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। फलोदी में मार्ग बंद करके इन्होंने प्रदर्शन किया था। आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी और इसी को लेकर के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा समेत 16 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फलोदी पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। मार्ग अवरुद्ध करने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। फलोदी थाना पुलिस ने उचित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तर्क यह है कि इनके प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी हुई, इन्होंने रास्ता जाम किया और इसी को लेकर के करण सिंह उचाड़ा समेत 16 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो वहीं अजमेर के नानसी बूथ पर कल फिर से वोटिंग होगी और इसके लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। दरअसल अजमेर लोकसभा सीट के नानसी बूथ पर 17A का रजिस्टर गुम हो गया और इसकी वजह से यहां पर दोबारा से वोटिंग होगी। इसे लेकर निर्वाचन विभाग अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है। मसूदा इलाके के नानसी गांव की बूथ संख्या 195 जहां पर फिर से वोटिंग होगी, मतदान होगा। 753 मतदाता यहां पर रजिस्टर्ड हैं जो एक बार फिर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे लेकर निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। निष्पक्ष और निर्भीक रूप से लोग यहां पर वोटिंग कर सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र का 195 नंबर पोलिंग बूथ नानसी गांव में पुनर्मतदान 2 मई को किया जाएगा। इसमें जो पोलिंग पार्टी थी उनके द्वारा कुछ चुनाव संबंधी प्रपत्र मिसप्लेस हो गए थे। इसकी कमी की वजह से हमने रिपोर्ट बना करके कमीशन को भेजी थी और कमीशन के द्वारा निर्देश है कि उस बूथ पर अब पुनर्मतदान किया जाए। यहाँ पर 753 वोटर्स थे और सभी वोटर्स को सूचित करने के लिए हमारी प्रशासन की टीम और जो वहाँ पर हमारी स्वीप की टीम है उसने सभी को सूचित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुनादी भी की जा रही है, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हैं वो भी BLO के माध्यम से घर घर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि 2 मई को वहाँ मतदान रहेगा। मतदान का समय सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेगा और इसमें सभी वोटर से हम आग्रह करते हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में जमीन के कन्वर्जन केस मामले को लेकर के रिश्वत मांगने के मामले में अब ACB की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी, पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी ACB घूसखोरी के आरोपी दूदू कलेक्टर और पटवारी से अब तक पूछताछ तक नहीं कर पाई है। रिपोर्ट देखिए। जमीन कन्वर्जन को लेकर 25 लाख रुपए की रिश्वत मामले में अब जांच एडिशनल SP संदीप सारस्वत करेंगे। इस मामले में दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका व हल्का पटवारी हंसराज चौधरी पर गंभीर आरोप हैं। हालांकि ACB की कोशिश दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने की थी, लेकिन कार्रवाई की सूचना लीक होने पर दूदू जिला कलेक्टर
और हल्का पटवारी रंगे हाथों पकड़े जाने से बच गए। लेकिन इसके बाद भी अब तक एसीबी पर्याप्त सबूत होने के बाद भी घूसखोरी के आरोपी दूदू कलेक्टर और पटवारी से पूछताछ तक नहीं कर सकी है। यही नहीं, अभी तक उनके ठिकानों की सर्च भी पूरी तरह से नहीं हो सकी है। मामले में बातचीत करने से भी एसीबी के अधिकारी बच रहे हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने से भले ही दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी बच गए हों, लेकिन एसीबी ने सर्च कार्रवाई में दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, जिसे एफएसएल को जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन पूरे मामले में अब तक एसीबी इन सवालों के जवाब देने से बच रही है कि आखिर ट्रैप कार्रवाई की सूचना किसने लीक की। क्या एसीबी के ही किसी साथी ने सूचना लीक की या फिर वो कोई और था? इस मामले में गृह विभाग में कार्रवाई करने वाले एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को 3 दिन पहले ही एपीओ किया गया है। कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब होगी जिला कलेक्टर और पटवारी से पूछताछ और आखिरकार कब होगी रिश्वत में लाखों रुपए की डिमांड करने वाले घूसखोर अफसरों की गिरफ्तारी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात लव जिहाद की, क्योंकि दौसा में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ पहचान छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाने, शादी का झांसा देकर उसे दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। दौसा में एक पीड़िता ने एसपी रंजीता शर्मा के सामने खुद के साथ हुए लव जिहाद के मामले की शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले राशिद खान नाम के एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उससे शादी का झांसा दिया। इतना ही नहीं, करीब 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसका गर्भपात भी करवाया गया। दौसा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राशिद खान ने दौसा की एक लड़की को शादी का झांसा देकर फंसाया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी राशिद खान ने अपना धर्म छिपाया और कहा कि वह हिंदू है और हिंदू बनकर उससे दोस्ती की और उसके बाद शादी का झांसा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने राशिद खान नाम के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसने शादी का झांसा देकर के और मेरे साथ दुष्कर्म किया। अगस्त 2023 में मैं गर्भवती हो गई तो उसने मेरा गर्भपात भी कराया और उस टाइम मेरे को पता चला कि इस लड़के का नाम अमन न होकर के राशिद नाम है। दौसा में लव जिहाद का ये बेहद गंभीर मामला है, जहां एक आरोपी पहले अपनी पहचान छिपाता है और फिर शादी के नाम पर करीब 1 साल तक पीड़िता से दुष्कर्म करता है और वो जब गर्भवती हो जाती है तो उसका गर्भपात कराता है। बहरहाल ये सब आरोप, इनमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही साफ होगा। यहाँ तक कि जब गर्भ ठहर गया तो गर्भपात भी करवा दिया। इसके बाद पीड़िता एसपी रंजीता शर्मा के समक्ष पेश हुई है और उसके बाद दौसा के महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लव जिहाद का मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो चलिए अब अगले 5 मिनट इस दौरान मिली हैं, जिनमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करने की जानकारी मिली और इसके बाद इस आर्टिफिशियल कलर को नष्ट किया गया है। ये कलर बाकायदा एक्सपायर्ड था और अलग अलग फ्लेवर भी बरामद किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से कुल्फी खाने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसे लेकर के अब जांच जारी है। जहरीली कुल्फी आप नहीं खाएं, इसे लेकर के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और इसे लेकर रामचंद्र कुल्फी वाले की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें आर्टिफिशियल कलर, एक्सपायर्ड कलर और अलग अलग फ्लेवर भी जब्त किए गए हैं। तो वहीं ग्रेटर नगर निगम की राजस्व शाखा को बड़ा झटका लगा। दरअसल यूनिट टैक्स में जमा करवाए गए 80 लाख रुपए के चेक बाउंस हो गए और इसके चलते अब नगर निगम ने सभी 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। नगर निगम की राजस्व वसूली को झटका।
यूडी टैक्स के 80 लाख के चेक बाउंस, 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस। गलती करें सुधार या कार्रवाई के लिए रहें तैयार। 31 मार्च को यूडी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख थी। ग्रेटर नगर निगम के विभिन्न जोनों में रहने वाले 98 प्रॉपर्टी मालिकों ने चेक के जरिए 80 लाख दिए, लेकिन राजस्व शाखा की ओर से जब संबंधित चेक को बैंक में क्लियर करवाया गया तो पता चला कि चेक की राशि बाउंस हो गई। इसके बाद निगम ने सभी 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर दोबारा राशि जमा कराने को कहा है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कहां कितनी राशि अटकी। इनमें से 98 लोग ऐसे आए हैं जिनके चेक से राशि अभी क्लियर नहीं है। उससे लगभग हमारी 80 लाख रुपए की राशि है। इनको एक बार तो हम पुनः सूचित करके ताकीद कर रहे हैं। जगतपुरा जोन 2,06,000, झूठवाड़ा में 9 लाख, मालवीय नगर में 17,47,000, तो मानसरोवर में 5,43,000, मुरलीपुरा में 13,85,000, सांगानेर में 13,85,000, तो वहीं विद्याधर नगर जोन में 3,11,000 की राशि अटक गई है। अगर ये निर्धारित समय अवधि में ये राशि जमा नहीं कराते तो पुनः उन भवनों पर हम कठोरतम कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई करेंगे, वसूली करेंगे। निगम 98 प्रॉपर्टी मालिकों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी मालिक नोटिस को इग्नोर करते हैं या पैसे जमा कराने में नाकाम होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। वैसे पिछले साल भी यूडी टैक्स के करोड़ों के चेक बाउंस हो गए थे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में आज रिंग रोड पर मुआना थाने के पास कुछ लोगों ने मिलकर के आरटीओ झालाना के उड़नदस्ते की गाड़ी पर पथराव किया। इस गाड़ी में 2 परिवहन निरीक्षक मौजूद थे और इनका आरोप है कि चालान बनाने के नाम पर आरटीओ झालाना की टीम उन्हें अनावश्यक परेशान करती है। लोगों ने मिलकर गाड़ी की हवा निकाल दी। दस्ते का आरोप यह भी है कि गाड़ी के साथ जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो ये जो तस्वीरें राजधानी जयपुर से सामने आई, आपको बता दें कि आरटीओ उड़नदस्ते के साथ झगड़ा मारपीट की घटना सामने आई है, जहां पर कुछ लोगों ने एकरार होकर के आरटीओ के दस्ते पर हमला बोल दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ की और टायर से हवा निकाल दी। वहीं आरटीओ उड़नदस्ते का यह आरोप है कि लोगों ने गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ की है। बहरहाल जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने हमला किया, हमलावरों का यह तर्क है कि आरटीओ की ये जो उड़नदस्ता है वो उन्हें बेवजह परेशान करता है। तो वहीं बाड़मेर के चौटन के प्राथमिक विद्यालय में महज रोल नंबर गलत लिखने पर एक शिक्षक ने मासूम छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस शिक्षक पर एक्शन लिया। आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रोल नंबर गलत लिखने पर यह आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को इतनी बेरहमी से मारा कि वो बेहोश हो गया। वहीं निलंबन काल में आरोपी शिक्षक गणपत पतलिया का मुख्यालय बाड़मेर रखा गया है, जहां पर प्रतिदिन उन्हें हाजिरी देनी होगी। वहीं भीलवाड़ा के हनुमाननगर थाना इलाके में घर से होटल जा रहे व्यवसायी पर कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला किया। बदमाशों ने व्यवसायी से न केवल मारपीट की है बल्कि गला भी रेत दिया और सोने की चेन और नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए। इस घटना में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हालत गंभीर होने के चलते जयपुर रेफर किया गया। व्यवसायी को सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक समेत 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली गई है। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भी आक्रोश है और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है। ये था कि लाल सिंह पुत्र तुलसीराम जाति गोसी मोला देवली का रहने वाला था, जिसको बाद इलाज प्राथमिक उपचार के एम्बुलेंस के जरिए हमारे एक अधिकारी को साथ में बैठा करके एसएमएस जयपुर के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पे किसी तरह के कोई धारदार हथियार या कुछ बरामद हुआ? हाँ, पड़ा है, एक चाकू पड़ा है धारदार। इस विषय पे जांच का विषय है, अभी ऐसा कहना संभव नहीं है, फिर भी इसकी गहन जांच की जाएगी। श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर बता रहे हैं और एसपी साहब वगैरह जो निर्देशन दिए जा रहे हैं मौके पर सभी उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किया जा रहे हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना इलाके के गांव 5 EEA में पानी के डिग्गे में डूबने से 2 भाइयों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। ये दोनों भाई नहाने के दौरान
हादसे का शिकार हुए। इनमें बड़ा भाई 15 साल का था और छोटा भाई 11 साल का था। सूचना पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम ने दौसा में ग्राम विकास अधिकारी नितेश शर्मा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। यह कार्रवाई एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत के निर्देशन में सिकंदरा तहसील में की गई है। दरअसल परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि ग्राम विकास अधिकारी स्कूल में निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में ही 32,500 रुपए बतौर कमीशन रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत की रकम नहीं देने पर बकाया बिलों को क्लियर नहीं कर रहा है। शिकायत की जांच मुख्यालय में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत को सौंपी गई। वहीं परिवादी रिश्वत की 15,000 रुपए लेकर के ग्राम विकास अधिकारी के पास पहुंचा, जहां रिश्वत लेते ही एसीबी की टीम ने इस भ्रष्टाचारी को ट्रैप कर लिया है। फिलहाल पुलिस और एसीबी की टीम जो है वो जांच कर रही है। तो एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया। दौसा में ग्राम विकास अधिकारी नितेश शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन उसके हिसाब से दोनों नगर निगमों में वैसे काम नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा हर साल करवाए जाने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण अब अपने अंतिम दौर में है। पिछले साल करवाए गए सर्वेक्षण के नतीजे में जयपुर के दोनों नगर निगम फीसदी साबित हुए थे। हेरिटेज निगम की 171वीं और ग्रेटर निगम की 173वीं रैंक रही थी, जो साल 2022 में 26 और 33 हुआ करती थी। दोनों नगर निगम की रैंक साल 2024 में कैसी रहेगी? मौजूदा समय में नगर निगमों का पूरा फोकस इसी बात पर टिका हुआ है। निगमों के प्रशासन ने दिखावे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों को जागरूक करने से लेकर सफाई के इंतजाम करने में निगमों के अधिकारी अब बड़ी मुस्तैदी से जुटे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नगर निगम अपनी जो पुरानी जो व्यवस्था है उससे लाचार है और हमेशा दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक इनके दावे कभी जमीन पे खरे उतरे नहीं है। और जहाँ तक कि अभी टॉप 10 में आने की बात कर रहे हैं, ये वापस जो पिछली बार मुखी खाई थी इस बार भी सेम वैसी होने जा रहा है। और टॉप 100 में भी जयपुर दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो रवैया है काम करने का वो इतना लाचार है। ये बात तो करते हैं भोपाल की, इंदौर की, लेकिन काम करने की इनकी बिल्कुल भी मनसा नहीं है। मात्र ठेकेदारों पर विश्वास करते हैं और ठेकेदार अपनी जेब गर्म करते रहते हैं। करीब 3,000 से ज्यादा ओपन डिपो खत्म करना दोनों नगर निगमों के लिए चुनौती बनकर ही रह गया है। सड़कों के किनारे होने वाली सफाई का स्तर संतोषजनक नहीं है। हेरिटेज नगर निगम में गंदी गलियों के लिए करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है। सरकारी दफ्तरों से लेकर सड़कों पर जगह जगह रेड स्पॉट दिखाई देना आम बात है। सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग शहर में धड़ल्ले से हो रहा है। जहाँ तक सवाल है जयपुर शहर की सफाई का, सफाई व्यवस्था का, तो मैं देख रहा हूँ और देखने में भी आ रहा है कि नगर निगम हेरिटेज जयपुर का हर कर्मचारी अधिकारी इस बात में जूझ रहे हैं और रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम जयपुर को एक नंबर पर कैसे लाएं और जयपुर शहर की सफाई कैसे करें। सर्वेक्षण के अंकों पर नगर निगम परीक्षा के अंतिम दिनों तक भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जनता को जागरूक करने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के दौर चल रहे हैं। हेरिटेज निगम का तो दावा है कि 170 डिपो हटाने में कामयाब भी रहा है, जबकि ग्रेटर निगम के प्रशासन ने भी ओपन डिपो पर सख्ती बरतने के दावे किए हैं। हालांकि निगमों द्वारा प्रतिदिन दावे किए जा रहे हैं। जयपुर को जगमग करने से लेकर शहर की स्वच्छता में चार चांद लगाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब इस कोशिश में जयपुर को कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। तो चलिए बात करेंगे बढ़ती चुभती गर्मी की। प्रदेश में बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की, जहां दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आते हैं पानी की समस्या को लेकर के। दूसरी तस्वीर है अजमेर की। आपको बता दें कि
अजमेर की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर बाड़मेर की। किस तरीके से लोग परेशान हैं, पानी की किल्लत को लेकर के लोगों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो वहीं बाड़मेर में बीते दिनों से गर्मी के तेवर लगातार बरकरार है और मौसम विभाग का यह मानना है कि आने वाले दिनों में यह गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। गर्मी से थार का रेगिस्तानी इलाका पूरी तरह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। सुबह के साथ ही गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। दोपहर तक बाड़मेर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं, जहां पर शहर में तापमान 40 डिग्री तक दिन का पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों में बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को एसी, कूलर, ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। देर शाम तक गर्मी का असर रहने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। आम जनता के उसी तरह ये 4-5 दिनों के अंदर ये गर्मी का पारा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ये गर्मी के अंदर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लू के थपेड़े अभी चालू हो गई है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पंखे और कूलर भी इसके आगे धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। गर्मी के अंदर पहले लोग निकल रहे, अब आपको 11-12 बजे के बाद से लेकर 4-5 बजे के बीच में लोग मार्केट बाजार जाना कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से लोग जाना बहुत कम पसंद कर रहे हैं। उधर अजमेर में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या और विकराल होती नजर आने लगी है। शहर की वार्ड संख्या 62 के पार्षद नरेंद्र तुनवाल के नेतृत्व में लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस समस्या के समाधान की गुजारिश की है। कहा है कि हमें पानी दे दीजिए। और इस दौरान इन लोगों ने गले में पानी की खाली टोंटियां और नलकियां डाली थी और प्रदर्शन किया गया। हाथों में कार्डबोर्ड भी लेकर के आए थे। पानी कब आएगा पता नहीं, और पानी के टैंकर से 500 से 700 रुपए तक में वे टैंकर खरीदने के लिए मजबूर हैं। लोगों की व्यथा सुनिए। फसलपुर में बहुत पानी है, फिर भी हम 72 घंटे 90 घंटे में पानी पा रहे हैं। और दूसरी बात, टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है। नल की जो टूटियां हैं वो सूखी पड़ी हैं। उसके लिए अब सभी क्षेत्रवासियों ने, अलग वार्ड से आए हुए सभी लोगों ने प्रदर्शन किया है। मेरा इतना सा कहना था सर से अभी कि आप खुद आकर एक दिन प्रेशर चेक करें। सप्लाई के टाइम में इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम प्रेशर गुगराघाटी इंदिरा कॉलोनी का जो प्रेशर है भोपावाड़ा का, इनको चेक करने आएंगे। दूसरी बात में 20 से 30 साल पुरानी जो पाइपलाइनें डली हुई है उनको चेंज करने के लिए अमृत 2 में पहले भी हमने निवेदन किया। तो वहीं करौली सदर थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर बंधक बनाने और मारपीट करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने मामले की जानकारी दी। ये बताया कि 29 अप्रैल को युवक का अपहरण करके बंधक बना करके उसके साथ मारपीट की गई। युवक के दोस्त ने थाना अधिकारी को फोन कर सूचना दी कि मेरे दोस्त को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस ने सूचना पर युवक को छुड़ाया, अस्पताल में इसे भर्ती करवाया। पीड़ित के बयान के आधार पर मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से अपहरण को लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं अजमेर में नाबालिग का 2 साल तक अश्लील वीडियो बनाकर देह शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने कृष्णगंज थाने में केस दर्ज करवाया। शिकायत के मुताबिक 2 साल से दौसा सिकंदरा निवासी सत्यवीर सिंह गुर्जर एक नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो वीडियो बना रखे हैं, जिससे आरोपी उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और देह शोषण कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर देह शोषण का मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल करवाया पीड़िता का। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज थाना अजा पे एक पीड़ित व्यक्ति ने आगे रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी एक नाबालिग पुत्री है, जिसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसके साथ गलत कार्य किया। उसके साथ वो पड़ोस में रहता था, 2 साल उसके पड़ोस में रहा। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। चूँकि गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसलिए उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे अनुसंधान जारी है। तो वहीं 12 शहर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक होने से नीलामी व्यवस्था यहां पर गड़बड़ा गई है। आवक के मुकाबले नाम मात्र की खरीद होने से नीलामी के लिए किसानों को 8 से 10 दिनों तक का इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है और इससे पूरे मंडी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लहसुन की लचर नीलामी व्यवस्था से नाराज किसानों की तरफ से बुधवार को मंडी का गेट बंद कर दिया, जाम लगा करके नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, सुधार की मांग की है। आपको बता दें कि मंडी में रोजाना 7,000 से लेकर 8,000 कट्टे तक लहसुन की खरीद की जा रही है और ऐसे में मंडी में माल बिना बिका हुआ डंप हो रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में लहसुन की नीलामी के लिए उन्हें यहां पर रुकना पड़ता है, इससे उन पर आर्थिक भार भी पड़ रहा है।
18 तारीख से लहसुन खड़ा हुआ है और जो नया लहसुन आ रहा है वो तुरंत बिक रहा है। हमारा लहसुन 18 तारीख से अभी तक नहीं बिका, यही समस्या है। और विक्रम वाई से लहसुन पकवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं मंडी में लहसुन लेने के वक्त आते हैं जो लोग कि लहसुन में स्मेल आ रही है, इसमें क्या खुशबू आएगी क्या? इसको 10 दिन हो गए यहाँ पे पड़े रहते हुए, फिर बोलते थे ये भाव नहीं जाएगा। भाव कैसे नहीं जाएगा? तो आज हमें 11 दिन हो गया, हमें पता है कि हम रात दिन के तो कैसे काम करते हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां से नहर से युवक का एक शव बरामद हुआ है। किशोरपुरा नहर में युवक का शव मिला है। निगम के गोताखोरों ने शव को बाहर निकाल लिया। बहरहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा करके जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि मृतक की जेब से भागचंद खत्री के नाम का आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।